हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपको क्लास 11th 12th या ग्रेजुएशन सब में देखने को मिलेगा। काफ़ी कॉमन टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म में भारतीय संघवाद को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में क्या इसके फीचर्स हैं, कैसा इसका नेचर है और क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसका मीनिंग है। तो इन सबको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संघवाद बोलते हैं, और इसका बहुत सिंपल सा मतलब है डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो सत्ता है, जो सरकार की जो पावर है, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटना, सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग ब्रांचेस में बांटना, इसको हम लोग फेडरलिज्म के नाम से समझते हैं। अगर आपको बताऊं इंडियन फेडरलिज्म के बारे में, तो एक जो कंसेप्ट है इंडियन फेडरलिज्म का, वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। तो कनाडा के अंदर जो फेडरलिज्म काम करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया है, मतलब वहाँ से ये जो है कॉपी किया है और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अडॉप्ट किया है। और बात करें अगर सबसे पुराने फेडरलिज्म की, तो यूएसए और अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पुराना देश है, पहला देश है जिसने फेडरलिज्म के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेचर की, कि इंडियन फेडरलिज्म का नेचर कैसा है। अगर हम नेचर की बात करें तो इंडियन फेडरलिज्म एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब इसका मतलब क्या है वो आपको समझा देता हूँ। क्वासी फेडरलिज्म का मतलब ही है कि पावर्स तो बटी हुई है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब जो केंद्र सरकार है, वो ज़्यादा पावरफुल है, उसको ज़्यादा पावर्स दी गई है इंडियन फेडरलिज्म के अंदर एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, वाई डू वी नीड द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा जो फेडरलिज्म है उसके अंदर हमें एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत क्यों है, या इंडिया ने क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को ही क्यों चुना। तो इसका बहुत सिंपल से दो लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक इसके अंदर ये बनता है कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी मजबूत केंद्र सरकार होगी और जितना मजबूत जो है यूनियन गवर्नमेंट का होल्ड होगा बाकी सभी स्टेट्स के ऊपर, तो इससे पूरी इस बात के चांसेस रहेंगे कि इंडिया की यूनिटी मेंटेन रहेगी, सभी स्टेट्स के ऊपर मजबूत पकड़ होगी, तो कोई भी स्टेट्स भारत से सिसीड करने का, मतलब भारत से अलग होने के बारे में नहीं सोचेगा। और इसीलिए हमें एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत है। दूसरा रीज़न भी बहुत सिंपल सा है। दूसरा रीज़न आपको कहता है कि सपोज करो इंडिया के ऊपर अगर कोई फॉरेन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, या कोई बाहरी देश या कोई दुश्मन देश भारत के ऊपर हमला करता है, और वो भारत के किसी भी राज्य पे क्यों ना हमला करे, उससे डिफेंड करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए भी एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत है। सपोज करो कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया, तो अकेला कश्मीर नहीं, उसका जवाब केंद्र सरकार देगी। तो इंडिया के ऊपर किसी भी कोने से कोई भी फॉरेन एग्रेशन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा एक मजबूत केंद्र सरकार तैयार रहेगी। तो इसलिए भारत ने क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद के फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर है वो है डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब वो है डुअल पॉलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सरकार है वो डुअल पॉलिटी के हिसाब से दे रखी है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके बीच में जो है पावर्स का डिवीजन हो रखा है। और डिवीजन किस तरीके से हो रखा है, 3 लिस्ट बना रखी है हमारी। सबसे पहले जो है वो यूनियन लिस्ट आती है, जिसके अंदर टोटल 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये सारे सब्जेक्ट जो हैं देश से संबंधित होते हैं, जैसे करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन, रेलवे, तो ये सभी चीज़ इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आती है आपकी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये सभी राज्य से संबंधित होते हैं, जैसे वहाँ की हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इरिगेशन हो गया, या एग्रीकल्चर हो गया, ये सभी चीज़ें राज्य सरकार देखती है। तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर टोटल 47 सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसके ऊपर जो है कानून बनाने की, या इसके जो पावर्स हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शेयर किए जाते हैं, दोनों मिलकर या फिर दोनों इसके ऊपर कानून बनाते हैं। तो ये जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में है। उसके बाद जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार के हाथ में है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर दोनों बनाते हैं। और इसके अलावा कुछ रेजिडरी पावर्स भी होती हैं, वो पूरी तरीके से केंद्र के हाथ में होती है। अब ये जो मैंने आपको डेटा बताया 97 सब्जेक्ट्स का, 66 सब्जेक्ट्स का और 47 सब्जेक्ट्स का, वो आगे पीछे एक दो हो सकती हैं, एक दो पावर्स, क्योंकि ये जो है टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। बट ये जो मैंने आपको बताया है वो एनसीईआरटी के सोर्सेज के हिसाब से डेटा दिया है।
दूसरे फीचर की हम बात करें तो वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन फेडरलिज्म का कि एक लिखित संविधान है हमारे पास, जिसके अंदर ईच एंड एवरी आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज बहुत डिटेल में बता रखे हैं, जिसके अंदर बहुत क्लियरली डिफाइन है कि कितनी पावर स्टेट्स की हैं और कितनी यूनियन की हैं, ताकि इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। तो ये दूसरा फीचर है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे फीचर की। तीसरा फीचर है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो तरीका है, मतलब संविधान के अंदर संशोधन करने का जो तरीका है, उसके अंदर बदलाव करने का जो तरीका है, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको आसानी से सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक, अब रिजिड जो वर्ड है वो इसके लिए आया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मौलिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है संविधान का, मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चौथे इंपॉर्टेंट फीचर का, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन फेडरलिज्म के लिए, और वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो इंडियन फेडरलिज्म सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगा। और ये क्यों ज़रूरी है ये भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी पावर्स बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किन्हीं स्टेट्स के बीच में या फिर स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है पावर शेयरिंग को लेके, तो ऐसे सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी काम करती है। मतलब हमारा, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो संघवाद को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट सामने आता है तो उन सभी प्रॉब्लम्स का निपटारा भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो है स्पेशल प्रोविजंस। तो कुछ खास प्रावधान भी इंडियन फेडरलिज्म के तहत कुछ स्टेट्स को दे रखे हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आर्टिकल 370, जो कि काफ़ी सारी स्पेशल पावर्स और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को। हालांकि अब इसको हटा दिया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं भारत के, उनको भी आर्टिकल 371 के तहत काफ़ी सारी स्पेशल पावर्स दे रखी हैं, और इसके तहत वो अपने हिसाब से जो उनकी इंटरनल अफेयर्स हैं उनको लेके काफ़ी ऑटोनॉमी उनको दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आखिरी फीचर की, तो वो है इमरजेंसी पावर्स। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि इंडियन फेडरलिज्म के अंदर केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत होती है, उसका एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है ये कि केंद्र सरकार को, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को काफ़ी सारी इमरजेंसी पावर्स भी मिल रखी हैं। अभी कौन सी इमरजेंसी पावर्स आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 360। तो ये कुछ इमरजेंसी पावर्स दे रखी हैं जिसका इस्तेमाल करके जो केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य सरकार को डिसमिस कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि किसी भी राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसका फेलियर हुआ है या संविधान के हिसाब से कोई सरकार नहीं काम कर रही है, ऐसे केस में केंद्र सरकार जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाकर उसको राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। और एक बार जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया, इसका मतलब जो भी राज्य की सारी पावर्स है वो सब किसके हाथ में आ जाएंगी? केंद्र सरकार के हाथ में। तो ये फीचर भी जो है केंद्र सरकार को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन फेडरलिज्म के सबसे कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में, कंट्रोवर्शियल फीचर के बारे में, और वो है द रोल ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का जो रोल होता है वो इंडियन फेडरलिज्म के अंदर हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल माना जाता है। अभी कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो जो गवर्नर होता है वो कोई इलेक्टेड बॉडी तो नहीं होता, तो मतलब लोगों के प्रति उसकी ऐसी कोई ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। गवर्नर को जो है राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो केंद्र सरकार के इशारे पे या उसके कहने पे ही राष्ट्रपति गवर्नर्स को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। तो जब केंद्र के कहने पे करता है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, गवर्नर जो होता है ही और शी मे बी सीन एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको केंद्र सरकार का एजेंट के तौर पर माना जाता है। तो जब एजेंट के तौर पर माना जाता है तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है, उसका जो कामकाज है उसको भी हमेशा क्या देखा जाएगा? शक की निगाह से देखा जाएगा। उसके कामकाज को हमेशा ऐसा देखा जाए कि जो गवर्नर है वो इस हिसाब से काम कर रहा है जिसको केंद्र के इशारे पे राज्य सरकार के कामकाज के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जो गवर्नर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।